हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग आगे डिस्कशन को अपने कंटिन्यू करते हैं और टॉपिक है हमारे पास डिस्कस करने के लिए ग्लोबल स्टेटस क्या है मैनग्रोव कवर का। ठीक है, मैनग्रोव्स ना 123 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में स्प्रेडेड है, लेकिन जो ज़्यादातर उनकी लोकेशन जो हमें देखने को मिलती है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलती है। यानी कि हल्का सा ऊपर मान लो उनको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, और हल्का सा नीचे मान लो उनको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से। ये वाली जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है, थोड़ा सा इससे ऊपर, थोड़ा सा इसके नीचे। लेकिन अगर हम लोग बात करें सिर्फ ट्रॉपिक्स की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, ये जोन जहाँ पर सूरज की किरणें पूरे साल पड़ती रहती हैं, डायरेक्टली पड़ती हैं, ये मैनग्रोव के लिए बेस्ट है। टोटल मैनग्रोव कवर दुनिया के अंदर जो है वो है 50 मिलियन हेक्टर, जो कि दुनिया का जितना भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, दुनिया में जितना भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ये 15 मिलियन हेक्टर उसका 1% है। यानी कि अगर आपसे कोई कहे ट्रॉपिकल रीजन्स में जितने भी कंबाइंड जंगल है पूरी दुनिया में, प्लेनेट अर्थ पर, मैनग्रोव उनका कितना पार्ट ऑक्यूपाई करता है? 1%। ठीक है, यानी कि देखो अगर 1% है तो हमें इसको प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत तो काफ़ी ज़्यादा है। आप समझ सकते हो, इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत सारी होती है, अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन 1% तो देखो कम है ना वैसे तो ग्लोबल कवरेज के हिसाब से। ठीक है, भारत के अंदर अगर हम लोग बात करें ना, दुनिया में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है तो हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करेंगे, या फिर पूरी दुनिया में आप जितना फॉरेस्ट कवर है अगर आप उसका कह लो तो भी आप 1%, वही आंसर रहेगा इसका। ठीक है, 15 मिलियन हेक्टर्स या 1%। हमारे देश में हमारा जितना टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसका 0.15% ऑक्यूपाई करते हैं हमारे देश में मैनग्रोव फॉरेस्ट कवर, जो कि है 4,975 स्क्वायर किलोमीटर। जब तक इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट नहीं आती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो 2019 की रिपोर्ट जैसे यहाँ पर मेंशन्ड है, इसके बाद की कोई रिपोर्ट है जो भी है, जब तक वो इसके नंबर को चेंज करके नहीं देते हैं तब तक आप ये नंबर को यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं आता है नंबर्स में, लेकिन ये वाले ऐसे नंबर्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं, अभी आप आगे दिखाऊंगा मैं अभी आपको। इसी के अंदर क्वेश्चन भी दे रखा है, मेंस के अंदर भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आ चुके हैं रिसेंट ईयर्स में। उसके बाद अगली एनालिसिस ये है, अगर कॉन्टिनेंट वाइज देखा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मैनग्रोव हमें कौन से कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं, तो उसका आंसर है एशिया। लगभग 40% जो दुनिया का मैनग्रोव फॉरेस्ट कवर जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ एशिया में देखने को मिलता है। यानी कि एशिया में भी कहाँ पर? साउथ ईस्ट एशिया। जो कंट्रीज़ होती हैं ये आपकी इस तरफ इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, थाईलैंड, लाओ पीडीआर, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज़। और साउथ एशिया यहाँ पर आपका श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, यहाँ पर। ठीक है, अब साउथ एशिया में जितनी कंट्रीज आती हैं सबको मत ले लेना, यहाँ पर तो अफगानिस्तान भी आती है, नेपाल भी आती है, ये नहीं, ये पार्ट नहीं है इसके। ठीक है, वहाँ पर कोस्टल रीजन नहीं है। उसके बाद सबसे ज़्यादा एशिया में आपने देख लिया, और एशिया में भी आपने साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया को देख लिया। उसके बाद सदर्न अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में जो नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका है वहाँ पर, वेस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ पर आपको ग्लोबल मैनग्रोव डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ज़्यादातर मैनग्रोव जो है हमें, या फिर अगर आप ओवरऑल ही कहो ज़्यादातर क्या, वो हमें ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन के बियॉन्ड देखने को क्यों नहीं मिलते हैं? ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड तो चलो देखने को मिल सकते हैं, मैंने बताया आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा ऊपर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा नीचे। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि हल्का सा, मतलब सब ट्रॉपिकल रीजन में मतलब वो मिल जाते हैं आपको, लेकिन उसके बियॉन्ड क्यों नहीं? ठीक है,
मैनग्रोव जो हैं दे आर कन्फाइंड टू ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिकल जोन ओनली। ये बेसिकली अगर लैटिट्यूडनल वाइज अगर आप जानना चाहो तो दे अकर बिटवीन 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 38 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक। ये ग्लोबल इनका डिस्ट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूडनल वेरिएशन। और इस जगह को वैसे आप जोग्राफिकली तो जानते हो, ट्रॉपिक्स बोला जाता है, सूरज की किरणें यहाँ पर डायरेक्टली पड़ती हैं, लेकिन उसके अलावा दिस रीजन इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ इंटरटाइडल रीजन्स। ठीक है, जो पानी होता है कोस्टल एरियाज में, बहाव जो होता है इन रीजन्स में, जो कौन से रीजन्स, जो रीजन 24 डिग्री नॉर्थ टू 38 डिग्री साउथ में लाई करते हैं, वहाँ पर पानी का बहाव कोस्टल रीजन में काफ़ी अच्छा खासा होता है। और इन्हीं रीजन्स में ज़्यादातर जगहों पर आपको सलीन वाटर जो है वो देखने को मिलेगा, और उन्हीं के साथ साथ मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर या मैंग्रोव फॉरेस्ट वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर एनालिसिस को शुरू करते हैं। एनालिसिस सिंपल है। एनालिसिस ये कहती है मैंग्रोव वेजिटेशन बेसिकली इस लैटिट्यूडनल वेरिएशन या इस लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के अंदर ही आकर करते हैं दुनिया में, 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 38 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। बिकॉज मैंग्रोव वेजिटेशन जो है उनके पास एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है। आपको पता ना, इनके पास एक ग्लैंड्स होती हैं, हमने पढ़ा था, उसको याद है, जो कि फैसिलिटेट करता है, पुश करता है हाई वाटर लॉस को एट द रूट लेवल इटसेल्फ, ताकि वो सेलिन कंडीशंस के साथ कोप अप कर सके। उसके रूट में, पत्तियों में, ओवरऑल उसके स्ट्रक्चर में उसके पास ये सिस्टम है। और सिस्टम से भी ज़्यादा हमने इसको प्रॉपर तरीके से साइंटिफिकली जाना था। इनके पास ग्लैंड्स हैं जो कि टाइम टू टाइम एक्स्ट्रा नमक को सिक्रीट आउट करती रहती हैं, आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी है, मैंग्रोव का जो एडेप्टिव मैकेनिज्म हमने देखा था ना, वहाँ पर राइटर हमें एक चीज़ नहीं बता पाया जो कि यहाँ पर बता रहा है। जो एडेप्टिव मैकेनिज्म सिस्टम होता है मैंग्रोव का, मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर का, और जो कि 3 चीज़ों से मिलकर बना है, मैं आपको एक बार रिकॉल करवाता हूँ। क्या? एक तो कम ऑक्सीजन को भी टॉलरेट कर लेगा, हाई सैलिनिटी को भी टॉलरेट कर लेगा, और डायअर्नर टाइडल इनअंडेशन को भी काफ़ी हद तक सहन कर लेता है। पानी का तेज़ बहाव हो या जो भी हो, आसपास के रीजन को डूबने नहीं देगा। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ। ये जो एडेप्टिव मैकेनिज्म्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव होते हैं। इसके अलावा जैसा कि आपने देखा था, और ये तो मेजरली 3 थे, इसके अलावा जैसा कि हमने यहाँ देखा था, इसके ये सेकुलेंट लीव्स का होना, संकन स्टोमेटा का होना, सॉल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स का होना, न्यूमेटोफोर्स का होना, वाइविपेरस नेचर का होना, स्टिल रूट्स होना, बट्रेसेस होना। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें ये जो थी हमने पढ़ी, इन सब के लिए इसको ना बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी आप दुनिया में जानते हो कि अनलिमिटेड एनर्जी का जो सोर्स है वो है सूरज। इसकी वजह से इनको हाई सोलर रेडिएशन की ज़रूरत होती है। इसका सिंपल सा रीज़न क्या है? बाय बेसिक नेचर मैंग्रोव्स अपने आप में क्या है, जल्दी बताओ। बाय बेसिक नेचर मैंग्रोव्स अपने आप में क्या है? ये पेड़ पौधे हैं, है ना, ये प्लांट्स ही है बेसिकली, एक प्रकार से ट्री कवर है ये। और हम जानते हैं प्लांट्स या ट्रीज को अपना खाना प्रोड्यूस करने के लिए, या खाना जब वो बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस के बिना नहीं हो सकता कभी भी? सन एंड सनलाइट, है ना। अब समझ गए? ये जो जितने टास्क उसको करने हैं, स्टिल्ट रूट्स बनानी है, प्रॉप रूट्स बनानी है, बट्रेसेस बनाने हैं, न्यूमेटोफोर्स बनाने हैं,
उसके बाद अपने ग्लैंड्स को मेंटेन करके रखना है, सब कुछ है। इसके लिए जो उसको एनर्जी चाहिए, अब एनर्जी बनेगी, एनर्जी आएगी खाना खाने से, खाना बनेगा, वो होगा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का, लेकिन वो सूरज के बिना कैरी आउट नहीं हो सकता। और क्योंकि जब इतनी हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो किसी भी मतलब काफी लंबे समय तक या हफ्तों तक सूरज की किरणें देखने को ही ना मिले, ये तो चीज जो है ये मार डालेगी मैंग्रोव्स को, है ना। ये एक बात, ये एक ऐसी चीज है कि ये इसके लिए एक प्रकार से घर का गैस सिलेंडर है या गैस पाइपलाइन है। एक हफ्ते तक अगर चूल्हा नहीं है खाना बनाने को तो मर जाएगा पर्सन, ठीक है। और यहां पर तो ये कोई मैकेनिज्म ऐसा भी नहीं कि कहीं से ये बोरो कर सके सोलर रेडिएशन को, वो तो सूरज ही देगा। That is why mangroves are confined only to tropical and subtropical coastal waters। ये 3 पॉइंट में आपको मेंस का एक आंसर पता लग गया ना कि मैंग्रोव जो है, कल कोई क्वेश्चन अगर ये बनकर आ जाए, बाय मैंग्रोव्स आर नॉट फाउंड बियॉन्ड सब ट्रॉपिकल रीजन, ये चीज़ है। और मैं भी तो ऐसी थिंकिंग को आपकी प्रमोट करता हूँ हमेशा हर सब्जेक्ट में कि ऐसी सोचकर देखा करो। ये तो शुक्रिया अदा करना चाहिए आपको इस बुक का। ये बुक इतनी वास्ट है कि इनिशियली लगता है आपको कि हम लोगों को कि इतनी मेहनत हमें करनी पड़ती है इसके अंदर, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट है इसका। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या होती है मैंग्रोव्स की। मैंग्रोव जो है वो हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है, उधर बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच होती है। अगला चैप्टर हमारा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ही है, तब हम देखेंगे अलग अलग जगह की बायोडाइवर्सिटी मैनग्रोव्स के अंदर कैसी देखने को मिलती है, वेटलैंड्स के अंदर कैसी देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी रिच इकोसिस्टम से होते हैं जिसके अंदर आपको डाइवर्स वैरायटी के फ्लोरा एंड फोना देखने को मिलते हैं, स्पीशीज देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि जो मैनग्रोव्स हैं दे आर लोकेटेड बिटवीन लैंड एंड सी, तो ये बेस्ट एग्जांपल है इकोटोन का। इकोटोन आप जानते हो ना, जोन ऑफ जंक्शन या शिफ्ट जो आता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। पहले दूसरे चैप्टर के अंदर हमने कंप्लीट कवर करा था इस कंसेप्ट को। उसके बाद मैनग्रोव्स के पास एक कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम होता है, और वो रूट सिस्टम ऐसा होता है कि समुद्र की लहरें अपने साथ जिस एनर्जी को लेकर आती हैं उसको कम करना या उस एनर्जी को मारने का काम करता है, जो कि पानी के बहाव के साथ चली आती हैं। कहने का मतलब ये है, एक जो टाइड है या टाइडल इफेक्ट है या पानी है, वो बड़ी तेज गति से चला आ रहा है कोस्टल लैंड की तरफ। यहां पर इस कोस्टल लैंड पर ऑलरेडी यहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर है, ऐसा करके आप मान लो, ठीक है। अब यहां पर होगा क्या, अगर ये टाइडल एक्शन कंटिन्यू रहता भी है, ये बहुत तेज की, और ये इस गति से आ रहा है कि आसपास के पूरे जो कोस्टल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, कुछ भी रह रहे हैं, उनको पूरी तरीके से डुबा सकता है। इतनी शक्ति के साथ ये पानी जो है ये कोस्टल एरियाज में बढ़कर आ रहा है। लेकिन इस डेडिकेटेड वास्ट कॉम्प्लेक्स जो चेन है पूरी की पूरी, ये वाइविपेरस रूट्स की, और वाइविपेरस से तो चलो इतना मतलब वो तो एक नेचर है, स्टिल रूट्स कह लो आप या फिर निमेटोफोर्स कह लो, कुल मिलाकर ये जो मैनग्रोव्स की जो रूट्स हैं, समुद्र अपने साथ जिस गति से आगे, समुद्र का पानी जिस गति से अपने आगे जो बढ़ रहा है इस दिशा में, तो बेसिकली उनके अंदर जो ये एनर्जी है जिसको हम आम भाषा के अंदर कहते हैं करेंट्स, ठीक है, या टाइडल एनर्जी, ये सब कुछ आती तो करंट से ही है, वैसे करंट्स हो गया या फिर टाइडल एनर्जी, इसको जैसे ये स्ट्राइक करेगा ना पानी, वो सिर्फ फिर उसके बाद नॉर्मल पानी की तरह बहेगा बस, और कुछ नहीं। मैंने बताया था ना ये वाली चीज, मैं शुरू से ही कह रहा हूं इस चैप्टर के अंदर कि आप तेज भागते हुए आ रहे हो, यहां पर आपको रुकना तो पड़ेगा ही ना।
जब भी कोई चीज़ एंटेंगल्ड है तो आप उसमें से भागते हुए एकदम से कैसे निकल जाओगे। तो ये कोस्टल रीजन को इसलिए प्रोटेक्ट भी कर पाते हैं फ्रॉम सुनामीज, कोई भयंकर तूफान से लाइक साइक्लोन, और उससे होने वाले सॉइल इरोजन से। ठीक है, ये यहां पर कोस्टल रीजन्स के बॉडीगार्ड्स बनकर रहते हैं। अगर ये ना हो तो ये टाइडल एनर्जी या वेव एक्शन इस प्रकार से आ सकता है कि आसपास के पूरे रीजन को इनअंडेट कर दे, डुबा दे, एक्सट्रीम फ्लडिंग कंडीशंस वहां पर ला दे। लेकिन ये ऐसा होने नहीं देते हैं। अगला पॉइंट वही है, उससे रिलेटेड ही है। मैंग्रोव जो होते हैं वो पानी के बहाव को कम करते हैं एंड दे एक्ट एज अ जोन ऑफ लैंड एक्रीशन। अब एक्रीशन का मतलब तो मैंने ये जाना था अभी प्रीवियस लेक्चर में, जितने भी चल रहे हैं, एक्यूमुलेशन, किसी चीज का इकट्ठा होता रहना। तो ये लैंड को इकट्ठा करते हैं मतलब क्या, एक्चुअली ये क्या कि लैंड के एरिया को उधर बढ़ाते हैं। अब लैंड का एरिया तो कोस्टल रीजन में एक ही जगह एक ही तरीके से बढ़ सकता है कि जब सॉइल का इरोजन ना हो। तो ये करते क्या है, सॉइल इरोजन इन्होंने ऊपर वाले पॉइंट में हमने देखा था कि रोकती है अपने रूट्स की वजह से। जब सॉइल इरोजन रुक गया तो यानी कि सेडिमेंट फिर जो है वो डिपॉजिट हो रहे हैं। समझ गए कैसे हो रहे हैं। नदियां जो होती हैं, रिवर्स जो होती हैं, आपको पता है वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आ रही हैं पीछे से। ये आगे से वेव एक्शन को भी रोक रहे हैं कि वो जो सेडिमेंट्स चला आ रहा है, बार बार वेव्स ऐसी ना आए कि बस समुद्र के छोर तक आई, उन सेडिमेंट्स को उठाए और अपने साथ लपेट कर सी वाटर या ओशन वाटर में ले गई, है ना। तो यानी कि इनका नेचर देख लो कैसा है, बॉडीगार्ड किस प्रकार के। ये इनकी रूट्स हैं। पीछे से जो नदियां हैं वो अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स डिपॉजिट लेकर आती हैं, एक तो वो यहीं डिपॉजिट रहे, ऊपर से यहां पर जो पानी की जो गति है ये कभी भी इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस ना कर पाए। और ये है लक्ष्मण रेखा, कोस्टल लैंड या कोस्ट। वरना ये क्या कर सकता था, ये वाला पानी इस सेडिमेंट को उठाता और फिर अपने साथ यहां पर ले जाता, और इसी को तो हम कहते हैं, इसी का तो नेचर फिर अगर ये साइकिल अगर होने लगे, इसी को तो फिर आप कहोगे सॉइल इरोजन। लेकिन अगर आप इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को कंबाइन करो तो आपको देखने को मिलेगा ये किस प्रकार से बॉडीगार्ड की तरह सर्व कर रहे हैं। सिर्फ ये रूट्स ने कितना कुछ बचा लिया, राइट। तभी तो मैनग्रूव्स के आसपास वो एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिस होने लगा है, देखा था ना हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे इलाकों में। पहले बताओ ये डायग्राम से ये अंडरस्टैंडिंग मिली वाला कि मैनग्रूव स्लो डाउन वाटर फ्लो एंड दे एक्ट एज अ लैंड ऑफ जोन ऑफ लैंड एक्रेडेशन बाय इनहेंसिंग सेडिमेंट डिपॉजिट। इनहेंस कर रहे हैं सेडिमेंट डिपॉजिट। ये अब ये खुद नहीं कर रहे हैं, मतलब मैं ये इसलिए बताना चाह रहा था, नदियां लेकर आ रही है, उसको बस जाने नहीं दे रहे। सी यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर सी है, उसके आगे और चलोगे तो ओशन है, और इसका जो पानी है वो नोटोरियस है काफ़ी ज़्यादा। कैसे नोटोरियस है, स्ट्रॉन्ग सी वेव एनर्जी, उसको लेकिन इन रूट्स ने रोक दिया। ठीक है, अगला पॉइंट भी इसके साथ ही कनेक्टेड है। दे मॉडरेट मॉनसूनल टाइडल फ्लड्स और कोस्टल लोलैंड्स का इनंडेशन को रिड्यूस करते हैं। कैसे, इसके पीछे वही रीजन है ना, अपनी रूट्स की वजह से।
दे ऑल्सो एक्ट एज अ रिपेरियन बफर। रिपेरियन वर्ड किसके साथ कनेक्ट होता है हमेशा? रिवर्स के साथ। रिवर्स के लिए बफर की तरह एक्ट कर रहे कि नहीं कर रहे? पीछे से देखो। इसके अलावा दे ट्रैप पोल्यूटेंट्स ऑल्सो इंक्लूडिंग हैवी मेटल कंटेमिनेंट्स। यानी कि क्या मैं इनको ऐसा कह सकता हूं, बॉडीगार्ड होने के साथ साथ दे आर environmental cleaners also, प्लस ये एक जगह की इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करके रखते हैं अच्छे से। और ये वाला पॉइंट कैसे जस्टिफाई करोगे? पॉल्यूटेंट्स को ट्रैप करते हैं इंक्लूडिंग हैवी मेटल्स, दैट इज द रीजन। समझ में आया? उसके अलावा एनवायरमेंट क्लीनर्स एक और बात से हैं, दे आर इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक। यानी कि अगर इसकी जगह मैं वर्ड ये वाला भी लिख दूं तब भी चलेगा क्या? दे हेल्प इन कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। जब इतना कुछ ये कर लेते हैं, हर प्रकार के कंटेमिनेंट्स को, हर प्रकार के पॉल्यूटेंट्स को कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कर दिया, तो अगला पॉइंट इससे ही कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला। दे इनहेंस द नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी। फिर बड़ी सारी जो मछलियां हैं उनको ये सेफ और फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो वहां पर ब्रीड कर सकें। स्पॉनिंग का मतलब क्या होता है? अंडे से सकें या फिर एग जो है वो प्रोड्यूस कर सके इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रियरिंग सेवरल फिशेस उस जगह पर। और आप जानते हो, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम ये निकला कि इंसान जो है इसको एक धंधे की तरह देखने लग गए और वो वहां पर क्या बनाने लग गए? एक्वाकल्चर पेंट्स। वेरी गुड। उसके बाद दे एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड कोस्टल कम्युनिटीज के लिए, जो कि डिपेंडेंट हैं ऑन द कलेक्शन ऑफ हनी, टेरेंस, वैक्स, फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स, एडिबल प्लांट्स एंड फिशिंग। एडिबल का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज ईटेबल। ये टेनिन जो है ये मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं होता, केमिकल होता है प्लांट के अंदर मिलने वाला। अभी पर दिखाता हूँ मैं आप लोग को। टेनिन ना बेसिकली ये आपको लकड़ियों की छाल में देखने को मिलता है, वुड्स में, लीव्स में, कहीं पर भी देखने को मिल सकता है। ये प्लांट की एक इंडिविजुअल स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कुछ कम्युनिटीज या फिर इंसान इसे क्यों बेसिकली एक्सेप्ट करते हैं? पेड़ों की छाल में मिलने वाला जो टेनिन होता है, ठीक है, टेनिन्स दैट बिकम स्टोर्ड इन द बार्क ऑफ द ट्रीज, दे प्रोटेक्ट द ट्री फ्रॉम बीइंग इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया और फंगाई। तो यानी कि इनके अंदर कुछ एक प्रॉपर्टी होती होगी। अब प्रॉपर्टी क्या है? ये एक प्रकार का केमिकल है, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलता है। और ये जो पेड़ के साथ एसोसिएटेड जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं उनमें देखने को मिल सकता है। एक्सट्रैक्ट क्यों करा जाता है? इनके अंदर ना एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, और वही प्रॉपर्टीज जो कि आपको ग्रीन टी में भी देखने को मिलती है। इसकी वजह से गुड हेल्थ प्रमोट होती है। और स्टडीज ये भी कहती हैं कि इससे कैंसर का, हार्ट डिसीज का और दूसरे डिसीज का प्रिवेंशन पॉसिबल है टेनिन की वजह से। समझ गए? केमिकल है बस एक। पेड़ों की छालों वगैरह में आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर इन्होंने बस ऐसे ही बना दिया, लेकिन अलग अलग पेड़ों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये ग्रीन कलर का देख रहे हो, ये जेली जेली लाइक स्ट्रक्चर, यही, ठीक है।
उसके बाद भले ही यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के ईयर मेंशन जो है वो नहीं होते हैं, लेकिन ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जनरली जो इस बुक में दे रखे होते हैं। एक क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम। पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, रुको। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ओशन, लेक्स, ग्रासलैंड, मैनग्रूव्स, मैनग्रूव्स, ओशंस, ग्रासलैंड, लेक्स, मैनग्रूव्स, ग्रासलैंड्स, लेक्स एंड ओशंस, और लास्ट है आपके सामने ओशंस, मैनग्रूव्स, लेक्स एंड ग्रासलैंड्स। यहाँ पर कोर रिवीजन की ज़रूरत थी, वही इस क्वेश्चन को कर सकता है। डोंट वरी, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठ रहे हैं तो अगर कोई भी सीरियस स्टूडेंट है वो इतना तो प्रिपेयर कर ही लेता है। अभी के लिए अगर मैं आपको बताऊं, आप एक चीज़ तो जानते हो, जो प्रोडक्टिविटी है यहाँ पर, पहले तो इसको डिफाइन करते हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम के कंटेक्स्ट में। ठीक है, प्रोडक्शन या ये जो यूनिट एरिया प्रोडक्टिविटी की, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर एंड द डाइवर्सिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इकोटोन की, जिनके अंदर मैनग्रूव्स होते हैं, एस्चुरीज हैं, ग्रासलैंड्स हैं, इनकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है कंपेयर टू द सराउंडिंग इकोसिस्टम्स। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कोरल रीफ्स की, दे आर एन एक्सेप्शंस, क्योंकि यहाँ पर जो होती है प्रोडक्टिविटी, दे हैव प्रोडक्टिविटी कंपेरेबल टू वेटलैंड्स, क्योंकि यहाँ पर भी रिच डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कह रहा है, एक पॉइंट दे रहा है एडिशनल, ग्रासलैंड्स आर नॉट ट्रांजिशनल ऑल द टाइम। हमेशा आपको ये नहीं है कि आप एक इकोसिस्टम से दूसरी इकोसिस्टम में जाओगे तो आपको वो ग्रासलैंड्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल स्टेपी एंड सवाना ग्रासलैंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा वास्ट हैं, दे आर नॉन ट्रांजिशनल ग्रासलैंड्स एंड इनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम होती है बिकॉज ऑफ वेरी लिमिटेड डाइवर्सिटी ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ग्रासलैंड्स तभी ट्रांजिशनल होते हैं ओनली व्हेन दे बिकम नैरो। उसके बाद ये वाला पॉइंट तो ऐसे ही इन्होंने दे रखा है, ओशंस जो हैं दे आर वेरी डीप एंड हेंस प्रोडक्टिविटी इज लिमिटेड टू द सरफेस ओनली। आपको पता है ना, वो पानी जो सनलाइट है वो नहीं जा पाता पानी के अंदर, है ना। फोटिक जोन मैंने आपको करवाया था। प्रोडक्टिविटी जो है यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर है। एफोटिक जोन जो है ओशंस के अंदर, इट इज़ अ फ्यू किलोमीटर थिक। उसके बाद तो फिर सनलाइट पेनिट्रेट करती ही नहीं है। फिर सरफेस वाटर जो है ओशंस के अंदर, इट इज़ वेरी पुअर इन न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट नियर द शोर लाइन। क्यों? जैसे जैसे आप अगर बढ़ते जाओगे ओशन के अंदर तो वो वाटर कैसा है सेलीन, न्यूट्रिएंट रिच जो कोल्ड वाटर है, इट फ्लोज एज अ सब सरफेस फ्लो इन द एफोटिक जोन। उसी के ऊपर बह रहा होता है न्यूट्रिएंट रिच वाटर भी, तो वो ज़्यादा कोई फायदे वाली बात होती नहीं कि अलग करके तो नहीं बह रहा होता ना समुद्रों में पानी। उसके बाद सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स आर फार अपार्ट एंड हेंस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो एक्सेप्ट उन रीजन्स में जहां पर न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर की अपवेलिंग हो। मैं अपवेलिंग बता देता हूं आपको क्या होता है। कोल्ड वाटर ना देखो डेंस होता है, आपको ये चीज पता है, उसका भार ज्यादा होता है ना, हैवी होता है वो। अब जैसे ये ऊपर की तरफ आता है और ऊपर होता है वार्म वाटर, जब उसके साथ ये मिक्स हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं अपवेलिंग। ये ऊपर की तरफ गया है, तो देख लो वही चीज है। कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट जो है वो मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, और ऊपर जाता है किसकी वजह से? ओशन करंट की वजह से। तो आपको प्रॉपर तरीके से वो समझा रहा है कि अमंग्स द ऑप्शन ओपन ओशन इकोसिस्टम की सबसे लीस्ट प्रोडक्टिविटी होती है। डेजर्ट इकोसिस्टम ऑल्सो हैज वेरी लो प्रोडक्टिविटी लेसर देन द ओशन, लेकिन आई थिंक यहाँ पर डेजर्ट जो है वो ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पर डेजर्ट नहीं दे रखा, तो ओशन तो नहीं हो सकता, राइट।
ओशन तो नहीं हो सकता। ओशन की सबसे कम प्रोडक्टिविटी है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर सबसे कम प्रोडक्टिविटी है तो लास्ट में लिख रहा है। लेक्स ओशन की तरह ही इनकी भी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम होती है, बट ड्यू टू सम प्लांट्स इन द फोटिक जोन लेक्स की प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है ओशन से। तो इसका बनेगा क्या, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, क्योंकि वो अनहार्म्ड रीजन्स है ना, कौन से, मैनग्रूव्स, फिर ग्रासलैंड्स, फिर लेक्स की, और फिर ओशन की। लेकिन एक्सप्लेनेशन में तो इसने आपको काफ़ी को समझाया। वैसे ये जो ऑप्शन दे रहा है ना कि समझ जाना इसको, मैनग्रूव्स, ग्रासलैंड्स, लेक्स, ओशंस, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से दे रहा है आपको यहाँ पर, क्योंकि डेजर्ट नहीं है, लेक नहीं है ना। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस के हिसाब से बेसिकली ये चीज़ है कि आप सोचो कि आप इसी को लर्न कर लोगे, इन चारों को ऐसे ही होता होगा। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।